सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं 2 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे भारत के 42वें रामसर साइट्स के विषय में। समझेंगे कि 42वां रामसर साइट्स कौन सा है, कहां पर है और इसको क्यों रामसर साइट्स में शामिल किया गया होगा और इसके पर्यावरणीय महत्व क्या है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे भारत में गिरते टीएफआर के विषय में। समझेंगे कि टीएफआर क्या होता है, इसका गिरना जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए कैसी एक अच्छी खबर हो सकती है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के 42वें रामसर साइट्स के विषय में। थोड़ा सा मैप का सहारा लेते हैं, जिससे पूरे टॉपिक को आप लंबे समय तक याद रख सकें। अब ये देखिए, आपके सामने पहला जो मैप है वह इंडिया का मैप है। इसमें देखेंगे तो आपको लद्दाख यूनियन टेरिटरी वाला क्षेत्र दिखाया गया है। उसी लद्दाख वाले क्षेत्र के पास जो आप देखेंगे तो आपको एक स्थान दिखाई देगा जिसका नाम है लेह। और इसी लद्दाख वाले क्षेत्र को हमने थोड़ा सा यहाँ पर बड़े मैप के रूप में लिया है। यहाँ पर देखेंगे तो लद्दाख के पास जो लेह वाला क्षेत्र हमने देखा, वहीं यह दिखाया गया है आपको लेह। यहाँ अगर इसके थोड़ा सा दक्षिण की ओर आप आएंगे तो आपको कुछ वाटर बॉडी दिखाई देंगी, कुछ जलीय क्षेत्र दिखाई देंगे। और इन्हीं जलीय क्षेत्रों को यहाँ पर तिब्बती और लद्दाखी भाषा में तसो या फिर सो के नाम से पुकारा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक झील क्षेत्र है, वाटर बॉडी है, जिसका नाम है पैगोंग सो। वहीं दूसरा जो आपको वाटर बॉडी दिखाई देगी वह दिखाई देगा तसोकर, या फिर इसको सोकर भी बोलते हैं। तीसरा ये है आपका जो है कि तसो काइगार, और ये देखिए यहाँ पर भी ये शब्द है। और उसी के बाद तसो मोरारी एक और जो है कि वाटर बॉडी है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह जो शब्द है वाटर बॉडी को डिनोट करता है। अब इसी जो है कि वेटलैंड एरिया को, जल वाले क्षेत्र को क्या किया गया है, रामसर साइट्स में शामिल किया है। तो इसकी जो लोकेशन वो देख के रखिएगा, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इधर देखिए जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, और यह जो आपका पैगोंगसो लेक है, आपको पता है यहां से होकर क्या होती है, एलएसी अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है। यह मैप मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इनका जिक्र आगे आएगा। तो थोड़ा सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये जो रामसर साइट्स होते हैं, वेटलैंड होते हैं, क्या होते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ज्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस पर कई बार बात कर चुके हैं। तो थोड़ा सा आर्द्रभूमि और वेटलैंड के विषय में समझते हैं। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स कहते हैं। ये ऐसे स्थान होते हैं जहां वर्ष भर या फिर आंशिक रूप से पूर्णतः जल भरा रहता है या थोड़ा जल भरा रहता है। इन सभी क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स के नाम से हम पुकारते हैं। बस यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर नमी होनी चाहिए, और ये नमी वहाँ पर जो जल एकत्रित होता है, चाहे वह मौसमी जल हो या फिर वर्ष भर हो, उसके वजह से होना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों को हम जो है कि वेटलैंड्स या फिर आर्द्रभूमि के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, स्वयं से आ सकते हैं, दलदली क्षेत्र आ सकते हैं जिनको आप मार्शलैंड बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो है कि आपका पीटलैंड आ सकता है, कोई नदी झील बाढ़ वाला क्षेत्र आ सकता है, कोई मैंग्रोव वाला क्षेत्र आ सकता है, डेल्टा क्षेत्र आ सकता है, इवन जो आपके धान के खेत है जिसमें आप पानी लगाते हैं वो आ सकता है, बांध आ सकती है, नहरें आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है। देखिए इन सभी के केंद्र में क्या है कि जल की उपलब्धता की वजह से नमी का होना, और इसी के कारण इनको हम जो है कि वेटलैंड्स में शामिल करते हैं। जो समुद्री क्षेत्र देखते हैं उसका जो भाग 6 मीटर से कम गहरा हो, उसको भी हम क्या करते हैं, इसी के अंतर रखते हैं, वेटलैंड्स के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात जो अगर कोस्टल एरिया है तो कोस्टल एरिया पे अगर 6 मीटर से ज्यादा जल नहीं है तो उसको हम क्या रखेंगे, इसी के अंतर्गत रखेंगे। प्रश्न आएगा कि ये जो आर्द्रभूमि है आखिर क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो दरअसल होता क्या है कि ये जो आर्द्रभूमि हमने क्या बताया कि यह स्थलीय और जलीय दोनों पारिस्थितिकी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि देखें, हम बाढ़ का मैदान ले लीजिए, झील वाला क्षेत्र
ले लीजिए, तो ये कोई भी क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जल भी एकत्रित है, तो जल में विकास करने वाले जीव भी अपना विकास कर सकते हैं, और साथ ही साथ चूंकि स्थल वाला क्षेत्र भी उससे लगा हुआ है तो भी अपना विकास कर सकते हैं। इस कारण यहाँ पर जो आपको जीव मिलेंगे वह जो है कि स्थलीय और जलीय दोनों जीव मिलेंगे, और इसी के कारण यहाँ पर जो जैव विविधता है ज़्यादा होती है। जैव विविधता का तात्पर्य होता है एक सीमित क्षेत्र में जीवों की अधिकता या और उनकी वैरायटी। जितना जो है कि वैरायटी ज़्यादा होगी उतनी ही जैव विविधता हम क्या कहेंगे ज़्यादा है। आर्द्रभूमि जो क्षेत्र होते हैं, जो वेटलैंड क्षेत्र होते हैं, इनको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो बायोलॉजिकल सुपरमार्केट इनको क्यों कहा जाता है, तो दरअसल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो फूड वेब होता है विस्तृत होता है। इसको समझिए, जैसे हम बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कह रहे हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि एक सुपरमार्केट क्या होता है। जैसे आपकी जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं, अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो सभी चीज़ें, खाने पीने की सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वहाँ पर क्या था, आपके पास कई चॉइस थी, आपको वेजिटेबल्स लेना है, आपको जो है कि ड्राई फ्रूट्स लेना है, कुछ भी लेना है, उसके भी विकल्प। ठीक इसी तरह से जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होती है वहाँ पर चाहे शाकाहारी जीव हो या मांसाहारी जीव हो, उनको अपने भोजन के कई विकल्प होते हैं, और इसी भोजन के विकल्पों के एक जाल को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। चूंकि ये जो वेटलैंड वाले एरिया हैं यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होती है, और इसके कारण वहाँ पर वनस्पतियों की और जीवों की अधिकता के कारण जो सभी जीव एक दूसरे का भोजन करते हैं उनकी विकल्प ज़्यादा होते हैं, और इसी के कारण इसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल से चीज़ों को हम समझाते हैं। मान लेते हैं कोई एक ऐसा एक क्षेत्र है जहां पर क्या है कि आपको कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं, उसके पौधों के ऊपर जो है कि आपको कुछ जो है कि शाकाहारी जीव, उसके ऊपर कुछ मांसाहारी जीव, और सबसे ऊपर ज़्यादा जो है कि सर्वोच्च स्तर के जो मांसाहारी जीव हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब इस चीज़ को एक तरफ समझिए, एक तो ऐसा क्षेत्र था, तो यहाँ पर क्या था कि एक शाकाहारियों के लिए घास का मैदान है, उसके ऊपर कुछ जीव निर्भर है, और फिर उसके ऊपर कुछ जीव निर्भर है, ऐसा ही है। लेकिन अब सोचिए कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर क्या हो, शाकाहारी जीवों के लिए कई प्रकार की घासें हो, जो मांसाहारी जीव है वो शाकाहारी जीवों को खाता है, उसके पास कई तरह के शाकाहारी जीव खाने के लिए हो। तो इस तरह की ये जो चैन बनती है इसको फूड वेब बोलते हैं, जो कि वेटलैंड वाले एरिया में काफी विकसित होती है। इसी के कारण इसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के रूप में भी हम जानते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा किडनी है, ये किडनी हमारे क्या करता है, शरीर को जो है कि शुद्ध करने, हमारे जो भी जल को और जो है कि शुद्ध करने का कार्य करता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है। ठीक इसी तरह से क्या होता है, जो वेटलैंड्स होते हैं ये हमारे जल चक्र को मेंटेन करते हैं, जल चक्र को शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ से नाली का पानी निकल कर जाता है तालाब में, लेकिन तालाब में जाकर वह क्या होता है, वहां पर जो जीव होते हैं उसको साफ कर देते हैं। इसी के कारण तालाब में आप देखेंगे वही पानी आपको साफ दिखाई देगा। तो हो क्या रहा है कि जो जल है वह क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो ठीक इसी तरह से चाहे हमारे कृषि कार्यों में उपयोग हुआ हो, घरेलू कार्यों में उपयोग हुआ हो, इन सभी जलों को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। जितने भी वेटलैंड्स हैं इन्हीं के कारण इनको क्या कहा जाता है, इनको जो है कि किडनी ऑफ द लैंडस्केप या फिर भू दृश्यों के गुर्दे कहा जाता है। तो किडनी ऑफ लैंडस्केप का मतलब है कि जो पृथ्वी पर लैंडस्केप मिलते हैं, पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी, घाटियां मिलती हैं, इनको लैंडस्केप बोलते हैं, और इनका किडनी बोला जाता है वेटलैंड को। अगर ये नहीं होंगे तो यहाँ पर जो शुद्धता का काम होता है ये नहीं हो पाएगा। इसी के साथ जो है जो आर्द्रभूमि है, यह जो है कि फिशरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण होते हैं, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी आजीविका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। आपने देखा होगा जो कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो किस पर निर्भर है, इसी वेटलैंड्स पर ही तो निर्भर है। अगर वहां पे मछलियों का पालन वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक इसी तरह से आपने देखा होगा लोग तालाबों में जो है कि नहरों में और जो है कि कहीं और अन्य क्षेत्रों से क्या करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, वहां पर किसी चीज का उत्पादन करते हैं, तो ये आजीविका का भी सूर। लेकिन जो इसका जो महत्व है, सबसे ज्यादा महत्व है इसका पर्यावरणीय महत्व। दरअसल ये क्या करते हैं, जल को, वायु को स्वच्छ करते हैं, भूमिगत जो जल है, ग्राउंड वाटर है, उसको रिचार्ज करते हैं, ये खनिजों का शोधन करते हैं अर्थात उसको फिल्टर करते हैं, ये जो डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण की प्रॉब्लम है उसको रोकते हैं, यह जो पृथ्वी और वायुमंडल के तापमान को रेगुलेट करते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपके गांव में, आपके क्षेत्र में तालाब ज्यादा होंगे तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा।
ठीक इसी तरह से ये कई प्रकार के जीवों के प्रजनन के लिए आवास उत्पन्न करते हैं, खासकर पक्षियों के लिए जो है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके लिए, और एक कार्बन का अवशोषण करते हैं जिसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उसका समाधान हो पाता है। आर्द्रभूमि विश्व के लगभग 3% क्षेत्र पर ही विस्तृत हैं, लेकिन ये विश्व भर के जितने वन हैं उनके मुकाबले दोगुनी मात्रा में कार्बन को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। अर्थात कार्बन एब्जॉर्प्शन की जो रेट है वो काफी यहाँ पर ज़्यादा देखी जाती है। यह जो पक्षियों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आपने केवलादेव जो है कि नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर क्या होते हैं, दूर दूर से पक्षी आते हैं। ऐसे ही आपने जो है कि चिल्का झील का नाम सुना होगा, सांभर झील का नाम सुना होगा, तो आपने देखा होगा कि दूर दूर से पक्षी आते हैं। तो पक्षियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके आवास के पॉइंट ऑफ से, उनकी ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके जो है कि बीच में रुकने के स्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनका जो है कि कोई तोड़ ही नहीं है। आपको पता है लोकटक झील को आप जानते ही हैं, ये क्या है कि एकमात्र तैरता हुआ जो है कि वन्य प्राणी विहार है, क्षेत्र है, अर्थात जो है कि पार्क है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो कई तरह के यहाँ के इसके महत्व हैं। अब इन्हीं महत्व को देखते हुए क्या हुआ, 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर जो एक शहर है जिसका नाम है रामसर, वहाँ पर वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए, अब देखिए यहाँ पर कैस्पियन सागर खुद में अपने में आप में क्या है, एक वेटलैंड्स वाला एरिया है। तो उसी के किनारे एक रामसर शहर अवस्थित है ईरान का। वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, अर्थात देशों के प्रमुख लोग एकत्रित हुए और उन्होंने एक समझौता या एक कन्वेंशन किया, और इसी को बोला जाता है वेटलैंड कन्वेंशन। और चूंकि ये रामसर पे हुआ तो इसी के कारण इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से भी बोला जाता है। अदरवाइज इसका जो कन्वेंशन है क्या है, वेटलैंड का कन्वेंशन है। और यह संधि 21 दिसंबर 1975 को क्या हुई थी, प्रभावी हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संधि है, अर्थात इंटर गवर्नमेंटल संधि है। सरकारों के माध्यम से प्रयास किया जाता है कि आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके समुचित उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। और इसके जो पार्टीज की संख्या है 171 है, और यह विश्व की सबसे बड़ी संधियों में से एक है। 1971 में जब समझौता हुआ तो सभी सदस्य देशों ने जो उस पर सिग्नेचर किया, उनसे कहा गया कि आप अपने किसी एक आर्द्रभूमि को नामित करें और धीरे धीरे इस सूची में हम जो है कि संख्या बढ़ाते चलेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। अभी जो है कि इनकी जो संख्या है, आपने देखा पहले भारत में कितनी कम रामसर साइट्स थी। पहले आप पढ़ते थे 27 थी, फिर जो है कि 32 हुई, फिर संख्या बढ़ा, फिर 38 हुई, 39 हुई, बढ़ते बढ़ते 42 हो गई हैं। भारत की तरफ से 1981 में चिल्का झील को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था, और ये भारत की पहली रामसर साइट्स बनी थी। रामसर साइट्स या जो कन्वेंशन है, इसके संरक्षण के लिए कई संस्थाएं प्रयास करती हैं। इन संस्थाओं का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखिएगा। पहला है वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, दूसरा है IUCN, तीसरा है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, चौथा है वेटलैंड इंटरनेशनल, उसके बाद है WWF, WWT, CBD, UNCCD, CMS और साइट्स। चूंकि इनके विषय में पहले भी मैं वीडियो में बात कर चुका हूं, लगभग सभी टॉपिक को मैंने कवर किया है ना कभी, तो इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी आपको यह जो फैक्ट है, यह जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे जो है कि कूड़ दाल देकर पूछा जा सकता है कौन सा है कौन सा नहीं। रामसर सूची में शामिल करने का कि आधार क्या है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये जो संस्थाएं आप देख रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि इस साइट्स को इसमें रखा जाना चाहिए। और जब कोई भी क्षेत्र रामसर साइट्स में शामिल हो जाता है तो उस देश की प्रतिबद्धता होती है कि वह क्या करे, जो भी इस कन्वेंशन के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करे और किसी भी प्रकार का निगेटिव इंपैक्ट उस पर ना पड़ने दे, और इसके लिए उस देश की सरकार को पूरा वैश्विक सहयोग मिलता है। अब देखिए आखिर क्या क्या इसके आधार हैं किसी क्षेत्र को रामसर साइट्स में शामिल करने का। तो पहला है कि वह जो क्षेत्र जिसको रामसर साइट्स में शामिल किया जा रहा है उसका पर्यावरणीय और जैविक महत्व तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। अर्थात कोई ऐसा ही क्षेत्र नहीं होना चाहिए कि जो पड़ा है वहां पर ना कोई जीव है ना कोई वनस्पति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका पर्यावरणीय का मतलब क्या है कि वह अगर वहां पर नहीं रहेगा तो वहां का जो टेम्परेचर है, जो हवाएं हैं, वहां की जो वेजिटेशन है, कई चीजों पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। यह पर्यावरणीय महत्व हुआ। दूसरा जैविक महत्व, अगर वह चीज मान लेते हैं कि कोई झील वाला क्षेत्र है, अगर वो नहीं रहा है ना, कोई तालाब है अगर वो नहीं रहा, तो क्या वह पूरा क्षेत्र जो है कि वहां के जो जीव हैं उन पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहला आधार तो ये रहा। दूसरा है
कि प्रकृति एवं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो और वहां पर 2000 से अधिक जलीय और पक्षी निर्भर हो। अर्थात जो भी क्षेत्र हो वहां पर क्या हो, 2000 से, ध्यान दीजिएगा सॉरी, यहाँ पर 20,000 से अधिक जलीय पक्षी और जीव निर्भर हो। अर्थात यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है जीवों की वह ज़्यादा, और इसी के कारण क्या किया जाना है, संरक्षित किया जाना है। पहला बताया था मैंने पर्यावरणीय और जैविक, और उसी जैविक का एक रूप इस रूप में। एक आर्द्रभूमि क्षेत्र जो किसी एक प्रजाति के कुल संख्या के 1% का प्रतिनिधित्व करती हो। अर्थात जो उस प्रजाति की कुल संख्या है उसका 1% किसी क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उसको हमें प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मछलियों की संख्या ज्यादा है, यहाँ पर मिलने वाले जो जीव हैं अगर उनका अस्तित्व संकट में आ रहा, मान लेते हैं कोई एक क्षेत्र है, तालाब है, वहां पर जो जीव है अगर वह क्षेत्र खत्म हो गया या फिर वहां पर जो मिलने वाले जीवों की संख्या तेजी से घट रही है और उसके पीछे का कारण है कि ह्यूमन जो है कि इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र को रामसर साइट्स में रख सकते हैं। उसके अलावा जो है कि कोई भी ऐसा आर्द्रभूमि क्षेत्र जिसका कोई खास महत्व हो, जैसा कि हमने क्या बताया कि आपको जो लोकटक झील वाला बताया क्या है, वो तैरता हुआ पार्क है, तो उसका एक अपना खास महत्व है। तो कुल मिलाकर इन आधारों पर हम क्या करते हैं, उसको जो है कि शामिल करते हैं। इस संधि में प्रावधान किया गया है कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए वैश्विक जो प्रयास है और मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए किसी क्षेत्र को जब आर्द्रभूमि महत्व का क्षेत्र में उसमें रामसर साइट्स में शामिल कर लिया जाता है, तो उस सूची, वह जो साइट्स है उसका आधिकारिक नाम हो जाता है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो हमारे रामसर साइट्स हैं इनको क्या बोला जाता, तो आप कहेंगे रामसर साइट्स बोला जाता है। नहीं, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के नाम से इनको जाना जाता है। इस सूची में शामिल स्थानों और आर्द्रभूमियों को संरक्षित करने के लिए कड़े नियम और जो है कि कानून जो है कि आरोपित किए जाते हैं और सभी प्रकार के वैश्विक सहयोग भी मिलता है। वैश्विक सहयोग का मतलब यह है कि उस क्षेत्र का ऐसा तो नहीं वहाँ पर कोई शिकार हो रहा हो और शिकार के माध्यम से उसका व्यापार हो रहा हो, तो जब तक एक देश, अगर मान लेते हैं हम भारत के संदर्भ में बात करें कि किसी जो है कि क्षेत्र है और वहाँ पर कोई जीव मिलता है और उसको रामसर साइट्स में शामिल किया गया, लेकिन वहाँ पर जो मिलने वाले जीव हैं उनका अवैध जो है कि शिकार हो रहा है, व्यापार हो रहा है, और मान लेते हैं पड़ोसी देशों में अगर उनकी बिक्री हो रही है, तो क्या होगा, शिकार को रोकना कठिन होगा और वहां पर जीव खत्म होते हैं। इसलिए इसमें वैश्विक सहयोग मिलता है कि कोई कहता है कि नहीं, इस चीज का हमें व्यापार नहीं करना, इस चीजों में हमें इन्वॉल्व नहीं होना, तो वैश्विक सहयोग भी मिलता है। इस सूची में इस समय जो है कि विश्व के 2400 से अधिक साइट्स को शामिल किया जा चुका है, जो पूरे क्षेत्र पर, इनका अगर टोटल क्षेत्रफल देखेंगे तो 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर आपको मिलेगा। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था और भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय या फिर एजेंसी इसको बनाया गया है। तो इसीलिए जब भी कोई सूचना आपको रामसर साइट्स के विषय में आएगी तो किसके तरफ से आएगी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। 24 दिसंबर 2020 को अर्थात कल जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय ने एक जानकारी दी कि जो तसोकर वेटलैंड्स है उसको भारत का 42वां रामसर साइट्स के रूप में उसको शामिल कर लिया गया है। तो अभी जो तसोकर वाला क्षेत्र है मैंने आपको दिखा दिया। तसोकर वेटलैंड्स कॉम्प्लेक्स दक्षिणी लद्दाख में स्थित है। मैंने आपको दिखाया था लेह से दक्षिणी लद्दाख में स्थित है। इसके पश्चिम में मनाली लेह जो है कि सड़क मार्ग है, जो कि इस कॉम्प्लेक्स से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। तसो मोरारी लद्दाख का पहला रामसर साइट था जिसको मैंने दिखाया था, जो कि क्या है, इसके दक्षिण में, तसोकर के दक्षिण में है तसो मोरारी, और यह क्या पहला रामसर साइट था। ध्यान दीजिएगा कि अभी जो पैगोंगसो वाला क्षेत्र है वह क्या है, रामसर साइट्स में शामिल नहीं है। इस तरह से लद्दाख में अब कितने साइट्स हो गए, 2 साइट्स हो चुके हैं। तसोकर में जो है कि तसोकर जो ये है क्षेत्र है, कॉम्प्लेक्स है, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहा हूं मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी तसोकर वाला जो क्षेत्र मैंने आपको देखा उसको भी थोड़ा सा सोचने का प्रयास करिए। जो तसोकर है लेह से जो है कि 160 किलोमीटर दक्षिण में है, श्रीनगर से लगभग 540 किलोमीटर पूर्व में है, और एक पूर्वी, यह जो आपको क्षेत्र है यह
पूर्वी लद्दाख का हिस्सा है, अर्थात जैसे लद्दाख को भी कुछ डिवीजन में बांटा गया है, तो यह जो तसोकर वाला क्षेत्र है ये पूर्वी लद्दाख के अंतर्गत आता है। और यह क्षेत्र जो कहलाता है लद्दाख में, इसको कहा जाता है चांगथांग कहा जाता है। तो चांगथांग आपसे पूछा जा सकता है क्या है, तो ध्यान रखिएगा पूर्वी लद्दाख को चांगथांग के नाम से जानते हैं। और इसी चांगथांग क्षेत्र में क्या है, जो आपका तसोकर झील वाला क्षेत्र शामिल है। इसके पूर्व में पैगोंगसो झील अवस्थित है और पैगोंगसो से होकर क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है, जिसको मैंने आपको मैप में दिखाया था। इस कॉम्प्लेक्स का जो अब मैं शब्द क्या यूज कर रहा था, कॉम्प्लेक्स, इसलिए कर रहा था कि दरअसल यहाँ पर दो प्रमुख झीलें हैं और उन झीलों के अलावा कुछ और जो है कि छोटे छोटे तालाब वाले क्षेत्र हैं, और इन सभी को मिलाकर हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कैसे, देखिए इसमें सबसे उत्तर में जो है कि आपको मैंने दिखाया जो तसोकर झील वाला क्षेत्र है यह है। और यह जो झील है इसका जो वाटर है वह खारा पानी वाला क्षेत्र है, अर्थात यहाँ का इस झील का जो पानी है वो खारा है, सेलाइन है। सेलाइन का मतलब है कि नमक के उसमें कण मिले हुए हैं। और यह जो तसोकर झील क्षेत्र है इसका विस्तार लगभग 1800 हेक्टेयर में है। और इसके दक्षिण में दूसरा यह आपका झील क्षेत्र है और यह एक मीठे पानी की झील है। तो एक ही कॉम्प्लेक्स में आपको खारा पानी और साउथ में आएंगे तो मीठे पानी की दो झील मिली और इन दोनों को मिलाकर हम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। लेकिन इसका जो यहां पर यह जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कुछ छोटे छोटे तालाब भी हैं, कुछ जो है कि छिछले जलीय क्षेत्र भी हैं जो कि झील का भाग नहीं है, उससे थोड़े दूर है, उसको भी हम इस कॉम्प्लेक्स में शामिल करते हैं। यह जो झील है मीठे पानी वाली, इसका क्षेत्रफल छोटा है। और यह जो तसोकर वाला क्षेत्र है इसका जो तसोकर का जो अर्थ होता है वह होता है व्हाइट लेक। व्हाइट लेक इसलिए कहते हैं कि यह जो मैंने बताया आपको क्या है, सेलाइन वाटर है। तो सेलाइन वाटर का मतलब क्या है कि मान लेते हैं इसको मैं एक मैप में या एक इमेज के माध्यम से मैं ड्रॉ करने का आपसे प्रयास करता हूं। अब ये देखिए, यह मान लेते हैं एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ जो है कि जल है। अब ये जो जल है इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो वाष्पीकरण होगा। तो जब वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है, जो किनारे वाला एरिया है ना, ये किनारे वाला एरिया, इस किनारे वाले एरिया का जो पानी है, चूंकि यहाँ पर किनारे वाला भाग है, यहाँ पानी गहराई क्या होगी, कम होगी। जब पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर उड़ जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो नमक के कण है वो जमीन पे आ जाता है। तो दूर से आपको देखने पे लगेगा जैसे बर्फ बिछी हुई, लेकिन वो बर्फ नहीं है, नमक की क्या है, एक लेयर है। जैसा कि आप गुजरात वगैरह वाले क्षेत्र में देखते हैं नमक का उत्पादन किया जाता है, ठीक यहाँ पर चूंकि सेलाइन वाटर है तो यहाँ से जब वाष्पीकरण होता है तो यहाँ से नमक उत्पन्न होता है। चूंकि दूर से वो देखने में आपको बर्फ की तरह लगती है, व्हाइट कलर की लगती है, इसी के कारण इसको व्हाइट लेक के नाम से जानते हैं। और ये जो झील है यहाँ पर चूंकि नमक का उत्पादन है इसलिए इसका अगर प्राचीन समय में देखेंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और यह जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है कि ये जो लोग रहते हैं या जो पहले भी जो लोग रहते थे यहाँ से नमक का उत्पादन करते थे और नमक का उत्पादन करके जो पड़ोसी क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वहाँ पर इनका जो है कि निर्यात तो करते थे या फिर बिक्री करते थे। निर्यात इसलिए क्योंकि पहले क्या है, जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र था उसमें अगर वो लोग बेचते रहे होंगे तो निर्यात रहा होगा, अगर जम्मू कश्मीर हमारे क्षेत्र में बेचते रहे होंगे तो व्यापार रहा होगा। भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि जो कॉम्प्लेक्स का विस्तार एक समय बहुत बड़े क्षेत्र में था और यह जो झील वाला क्षेत्र है कॉम्प्लेक्स है सिकुड़ गया है, लेकिन यह जो सिकुड़ने की घटना है उसके बाद भी अभी भी अगर हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं तो हमारे लिए काफी अच्छा है। तसोकर यह जो आपको रामसर साइट में इसको शामिल कर लिया गया है, दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट्स में से एक है। लगभग इसकी ऊंचाई जो है कि 4500 मीटर के नियर अबाउट है। और यह जो क्षेत्र है जिसको मैंने आपको लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर तिब्बत के जो खानाबदोश लोग होते हैं जिनको बोला जाता है चांगपा के नाम से जाना जाता है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चांगपा कौन से लोग हैं जो अपना एक स्थान पर नहीं रहते, कभी जो है कि गर्मी पड़ती है तो थोड़ा सा दक्षिण की ओर ठंडी पड़ती है, तो मतलब माइग्रेट करते रहते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि जो घुमंतु लोग होते हैं, आसान शब्दों में कहें तो उनको खानाबदोश कहते हैं। तो इस वाले जो जल वाले क्षेत्र में चूंकि यहाँ पर इनको नमक भी मिल जाता है, साउथ में खारा फ्रेश वाटर भी मिल जाता है, यहाँ पर जो कुछ तालाब वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी
कुछ वनस्पतियां उग जाती हैं जिनसे इनके जीवों के लिए क्या होता है, कुछ जो है कि घास मिल जाती है। इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर ये लोग रहते हैं और यह जो क्या करते हैं यहाँ से नमक प्राप्त करते हैं, जो है कि तिब्बत से लेकर अन्य क्षेत्रों में यह इसका व्यापार करते आए, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चांगबा समुदाय अभी भी इस झील के लगभग 3 किलो दक्षिण में जाएंगे तो आपको इनका जो है कि कुछ क्षेत्र अभी रहते हैं लेकिन संख्या कम है। यहाँ जो इनका जो निवास स्थान है अर्थात जो ये 3 किलोमीटर दक्षिण में चांगपा समुदाय तसोकर के 3 किलोमीटर दक्षिण में रहते हैं, तो जैसे कोई ना कोई कॉलोनी का नाम देते हैं, हम कॉलोनी बना लेते हैं, गांव बना लेते हैं, ऐसे इनका जो निवास क्षेत्र है इसको बोलते हैं थुगजे। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जो तसोकर वाला क्षेत्र है अगर आप इसका देखेंगे तो यहाँ पर जो गर्मियों का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं अगर ठंडी के समय देखेंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब टेम्परेचर का वेरिएशन आप देख सकते हैं, इसी के कारण यह उन रामसर साइट्स में शामिल हो गया है जहां पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। तापांतर का मतलब होता है टेम्परेचर का अंतर। दो तरीके से देख सकते हैं, वार्षिक रूप में अर्थात सबसे गर्म महीने का और सबसे ठंडे महीने का अंतर देख लीजिए टेम्परेचर का, या फिर अगर दैनिक देखना हो तो दिन का और रात का देख लीजिए, तो यहाँ पर टेम्परेचर का अंतर क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। इन प्रमुख झीलों के पास छोटे छोटे तालाबनुमा घास वाले क्षेत्र में वनस्पतियां हैं और इन छोटे छोटे जो तालाबनुमा क्षेत्र हैं जहां पर घास वनस्पतियों का ये पक्षियों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पक्षी दूर दूर से आते हैं। इस क्षेत्र में जो प्रमुख जीव मिलते हैं, जंतु मिलते हैं, उनका नाम आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जितना आप याद रख सकते हैं रख लीजिएगा, अदरवाइज आप पीडीएफ आपको मिल ही रही है तो उसमें क्या कर लीजिएगा, इनको हाईलाइट्स कर लीजिएगा। ये जितने भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं ये खासकर जो है कि इन्वायरमेंट का जो पेपर होता है उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके जीव हैं। इसके अलावा यहाँ पर याक भी मिल जाएंगे, छोटे आकार के जो घोड़े होते मिल जाएंगे, हिमालयन जो गिलहरी होते हैं जिसको हिमालयन जो कि मॉर्मोट्स बोला जाता है, ये भी काफ़ी प्यारा जीव होता है, यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो स्नो लियोपार्ड है ये भी आपको कभी कभी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो स्नो लियोपार्ड है इसका मिलना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये उच्च स्तर का मांसाहारी है। उच्च स्तर का मांसाहारी होने का मतलब क्या है कि इसको कोई नहीं खा सकता, ये अपने नीचे कई जीवों को खा सकता है। तो इस तरह से ये अगर सर्वाइव कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे के जो मांसाहारी हैं वह ज्यादा संख्या में उपलब्ध हैं। उन मांसाहारियों के नीचे जो शाकाहारी हैं वो उपलब्ध हैं। तो इसी के कारण अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि उच्च स्तर का जो मांसाहारी किसी क्षेत्र में मिलता है तो वह कैसे अच्छे पारिस्थितिकी चिन्ह का डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, तो आप बताइएगा चूंकि वह जो वह उच्च मांसाहारी है वह इसलिए सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि उसके नीचे के जीव और सभी अगर सर्वाइव कर पा रहे हैं, सभी जीव अधिक संख्या में सर्वाइव कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वहां का इकोसिस्टम अच्छा है। अभी जो तसोकर बेसिन है इसको A1 कैटेगरी का IBA अर्थात इंपोर्टेंट वर्ड एरिया भी इसको घोषित किया जा चुका है। अब प्रश्न आएगा इंपोर्टेंट वर्ड एरिया का मतलब क्या है, तो इंपोर्टेंट वर्ड एरिया का मतलब उन क्षेत्रों से है जहां पर पक्षी आकर या तो वहां पर प्रवास करते हैं या वहां पर रहते हैं या फिर वो अपना प्रजनन अपना विकास करते हैं। तो इसको क्या किया गया है, जो पहले ही IBA घोषित किया जा चुका है और किसके द्वारा घोषित किया गया है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। ध्यान दीजिए, ये नाम मैं दोबारा ले रहा हूं, पहले भी मैं आपसे कह चुका हूं और मैंने क्या कहा था कि ये जो संस्थाएं हैं, किस संस्थाओं का मैंने नाम बताया उसी में से ये भी संस्था थी और ये संस्थाएं कहती हैं कि ठीक है ऐसा करते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि यहाँ पक्षियों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण ये जगह है, तो उसको कहते हैं कि रामसर साइट्स में शामिल कर लिया जाए। तो अब देखिए, यह जो तसोकर है इसको पहले ही IBA घोषित किया जा चुका था, इसलिए लंबे समय से संभावना बनी हुई थी कि इसको रामसर साइट्स में शामिल कर लिया जाएगा और अब इसको शामिल कर लिया गया। यहाँ पर यह इंपॉर्टेंस इसलिए है वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मध्य एशिया से कई पक्षी यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा ये जो कुछ पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको स्टार बना दिया है। तो यह क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अपना प्रजनन करते हैं, कुछ समय रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर इनको फ्रेश वाटर, सैलाइन वाटर, घास वाला क्षेत्र जो है कि झाड़ियों वाले क्षेत्र सभी मिल जाते हैं, इसके कारण यहाँ पर एक अनुकूल कंडीशन
क्रिएट होती है और इसके कारण यहाँ पर जो पक्षियों की संख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्हें सभी महत्वों को देखते हुए क्या किया गया है, इस क्षेत्र को रामसर साइट शामिल किया गया। अब भारत में इसको क्या फायदा होगा, तो स्वाभाविक है भारत में पहले भी इन साइट्स के संरक्षण के प्रयास हैं, अब उसमें नियम कड़े कर दिए जाएंगे और किसी भी प्रकार की तकनीकी आर्थिक सहयोग की जरूरत होगी तो वैश्विक सहयोग भी मिल जाएगा। बाकी पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका महत्व अब बढ़ ही जाएगा। अब हम बात करते हैं टीएफआर के विषय में, समझते हैं थोड़ा सा टीएफआर क्या होता है। तो इसका तात्पर्य होता है एक महिला के संदर्भ में अपनी प्रजनन जीवन अगर मान लेते हैं 15 से लेकर 49 वर्ष में जीवित जन्म की संख्या से, आसान शब्दों में मैं समझाऊं कि अगर एक जो महिला है अपने प्रजनन जीवन में जो है कि कितने बच्चों को जन्म देती हैं, इसी को बोला जाता है कुल प्रजनन दर अर्थात टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है कि अपने प्रजनन जीवन में वह कितने बच्चों को जन्म दे रही हैं, तो टीएफआर। स्वाभाविक है अगर टीएफआर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, बच्चों का जन्म ज्यादा हो रहा है और इससे क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। एक शब्द और समझ लीजिए और वह है आपका प्रतिस्थापन स्तर। अब यह क्या होता है, अब जैसे कि बच्चों की वह औसत संख्या जो एक महिला के पास अपने आप को अगली पीढ़ी के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए आवश्यक होती है, यह परिभाषा हो गया। अब मैं आसान करता हूं इन दोनों को। देखिए एक जो महिला है वह अपने इस एज में जो उनकी फर्टिलिटी की रेट है उसमें कितने बच्चों को जन्म देती हैं, ये हुआ टीएफआर। दूसरा ये हुआ प्रतिस्थापन दर। अब एक महिला है तो उसका मतलब ये है कि वह एक कपल है और जो आपको पता है जो वंश बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है किस पे, महिला पर। अब क्या करती हैं महिलाएं, अगर सिर्फ 2 बच्चों को जन्म देती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने रिप्लेस किया अपने आप को और अपने पति को। तो यही होता है प्रतिस्थापन दर, अर्थात एक महिला इतने बच्चों को जन्म दें अगर वो कि वह अपने और अपने पति को जो है कि प्रतिस्थापित करें। इसका मतलब क्या है कि जब यह लोग सोचिए कि एक महिला अपने और अपने पति को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इन लोगों की जब मृत्यु होगी तो इनके स्थान पर 2 ही लोग बचेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जनसंख्या क्या होती, स्थिर हो जाती है। यह वह संख्या है जिसमें एक पीढ़ी बिना पलायन के स्वयं को दूसरी पीढ़ी के साथ, जैसे कि हमने बताया कि एक पीढ़ी तो खत्म हो जाएगी, बच्चे आएंगे तो दूसरी पीढ़ी के साथ प्रतिस्थापित कर लेते। अगर हम इनको सामान्य शब्दों में कहें तो मरने वाले लोगों का स्थान भरने के लिए जो बच्चे पैदा होंगे, अर्थात एक महिला ने अपने और अपने पति के स्थान पर जिन 2 बच्चों को जन्म दिया, यही क्या है, प्रतिस्थापन दर। लेकिन यह जो प्रतिस्थापन दर है अलग अलग होता है। जैसे अगर हम कहें अधिकतर देशों में 2.1 माना जाता है। प्रश्न आएगा 0.1 कैसे आए, तो दरअसल यह हम मान के चलते हैं कि बच्चों का जन्म तो हुआ लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है लंबे समय तक ना जी पाए, हो सकता है कुछ बीमारी हो जाए, हो सकता है कुछ दुर्घटना हो जाए, तो यह माना जाता है कि थोड़ा सा अगर ज्यादा रहेगा तो कोई अगर ऐसी दिक्कत होती है, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा कुछ भी होती है, तो इससे क्या होगा, जो जनसंख्या है वो उतनी ही रहेगी, कम नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा। अब यहां पर 1-2 यूनिट में मत सोचिए, लाखों में सोचिए तो 0.1 का आपको मतलब समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए 2.1 इसको हम लोग लेकर चलते हैं। टीएफआर अगर बहुत ज्यादा होगा तो इसका क्या मतलब होगा, जनसंख्या क्या होगा, विस्फोट की कंडीशन होगी। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हाल में आया आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में कुल प्रजनन दर में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है, जिसके कारण भारत की जनसंख्या स्थिरता की ओर बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ध्यान दीजिएगा सब, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के परिणाम को जारी किया। इस सर्वेक्षण में भारत और इसके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यह क्या शब्द है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है कि सभी वर्ग, सभी
सभी समुदाय, सभी क्षेत्र के लोगों को काफी किफायती जो है कि कीमत पर या मूल्य पर सबको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना। और स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार के, न सिर्फ जो है कि उच्च स्तर की बीमारियों की, बल्कि सामान्य बीमारियों की, पोषण स्तर की। तो इसी डे को क्या करते हुए, संबोधित करते हुए यह जो है कि इसको प्रस्तुत किया गया। अभी जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है, यह है क्या, जनसंख्या की गतिशीलता के संदर्भ में पूरे देश में व्यापक पैमाने पर आयोजित किया जाने वाला एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, जिसमें कई राउंड, जिसे क्या होता है, कई राउंड्स में पूरा किया जाता है। और इसका जो नोडल जो मंत्रालय है वह है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और इसकी जो नोडल एजेंसी है वह है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान। ये इसका नाम आप याद रखिएगा। तो ये जो पांचवा जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आया है, इसमें जो है कि 6.1 लाख सैंपल घरों में एकत्रित किए गए, इसके जो सैंपल हैं, और उसके आधार पर अनुमान व्यक्त किया है। इसमें जो आंकड़े सैंपल एकत्रित किए, जनसंख्या, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषण से संबंधित संकेतकों के आधार पर जो है कि जानकारी एकत्रित करने के लिए घरेलू स्तर पर जाकर क्या किए गए, साक्षात्कार लिए गए। अब साक्षात्कार कब लिए गए, सरकार ने इसको अभी नहीं बताया कि हमने इस महीने में इतना लिए, ऐसा कुछ डेटा नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जो आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों को आंशिक रूप से ही जारी किया है। इन आंकड़ों में बताया गया है कि 2015-16 में जारी किए गए चौथे दौर के आंकड़े की तुलना में इस बार वैक्सीन की आपूर्ति में काफी वृद्धि देखी गई है। अर्थात जो बच्चे हैं, अब बच्चों का देखिए स्वाभाविक है, जब बच्चों की डेथ ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंचा। तो वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ने का मतलब क्या है कि बच्चों की जो मृत्यु दर है वो कम होगी। मृत्यु दर कम होगी तो जो माता पिता हैं उनके अंदर ये रहेगा कि नहीं, हमें ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने हैं, उत्पन्न नहीं करने हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वह अब किसी बीमारी से जो है कि वह शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से एक सिक्योरिटी आती है। तो यहाँ पर ये देखा गया पहले चरण में 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों जो है कि इसमें क्या किया गया, इसके परिणामों को जारी किया गया है। ये राज्य जो लिखे हैं इनका लिख लीजिएगा आप। इसमें एक राज्य देखिए जो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो आपको मिलता है कि नहीं, तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का नाम अगर आप इसको मिल जाए तो मुझे बताइएगा। शेष 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े जो आंकड़े हैं दूसरे दौर के जो चरण में इसको जारी किया जाएगा, और यह जो है दूसरा, इसे नवंबर में फिर से शुरू किया जाएगा और मई 2021 तक दूसरे चरण के भी आंकड़े आपके सामने आ जाए। टीएफआर में गिरावट के कई कारण बताए गए हैं, लेकिन इसका एक प्रमुख कारण बताया गया है, वह है आधुनिक गर्भ निरोधक उपायों के प्रयोग में बढ़ोतरी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले दौर के जो आंकड़े आए थे उसमें यह देखी गई थी कि नहीं, इनके उपयोग में कमी हो रही है और जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही थी। शहरी क्षेत्रों में टीएफआर में जो गिरावट आ रही है, अर्थात टोटल फर्टिलिटी रेट गिर रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो जागरूकता बढ़ रही है, वहां पर जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक अच्छे हो रहे हैं, उनका आउटपुट अच्छा निकल रहा है। सर्वेक्षण में शामिल 22 राज्यों में से 19 राज्यों में टीएफआर जो है कि प्रतिस्थापन स्तर से कम हो गया। ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन दर हमने क्या बताया कि जो रिप्लेस करने का, जिसको हम 2.1 हम मान के चल रहे हैं, उससे कम हो गया है। ये बहुत अच्छी खबर है। उससे कम होने का मतलब कि जनसंख्या क्या होगी, स्थिर होने की जगह कम भी हो सकती है। बिहार में जो टीएफआर है वो ज़्यादा है, 3.0 है। सिक्किम में काफ़ी कम है, 1.1 है। समझिए हमने 2 का आपको एग्जाम्पल लेकर बताया, यहाँ पर क्या है, पूरा एक ही, अर्थात एक महिला क्या कर रही है, सिर्फ अपने आप को रिप्लेस कर पा रही हैं, अपने जो है कि पति को रिप्लेस यहाँ पर नहीं कर पा रही। समान शब्दों में सर्वेक्षण में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण के कवरेज में काफी सुधार आया है, और इससे पता चलता है कि जो महिला सशक्तिकरण हो रहा है, जो जागरूकता बढ़ाई जा रही है, इसका लाभ आने वाले समय में जो बच्चों की मृत्यु दर है उसमें होगा। और स्वाभाविक है बच्चों की मृत्यु दर का कम होना क्या है कि बच्चों का कम जन्म होना। 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और शिशु मृत्यु दर में जो है कि कमी हुई है। वहीं समानांतर रूप से राष्ट्रीय जो है कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पहले चरण के दौरान सर्वेक्षण किए गए 22 राज्यों में 16 राज्यों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम वजन और उम्र के अनुसार कम लंबाई एवं शारीरिक में वृद्धि देखी गई है। कुल मिलाकर यह जो आंकड़ा है इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यह जो है कि ये भी पता चला है कि जो नवजात मृत्यु दर है इसमें भी कमी हुई है, और यह 15 राज्यों में ऐसा देखा जा रहा है।
और बाकी आपका यह जो है कुछ डेटा हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ व्याख्या वाली चीज़ नहीं है तो इसको मैं रहने ही देता हूँ, मैं व्याख्या नहीं करता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा मैं इसको कल क्लियर कर दूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ फैक्ट्स और लिखे गए हैं, जैसे पहला राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण कब हुआ था, यहाँ इस समय आयोजित हुआ था, इसकी नोडल एजेंसी को विषय में मैं बता ही चुका हूँ। तो इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।